16 साल की उम्र वो होती है जब जिंदगी कई मायनों में बस शुरू ही हो रही होती है। ये उम्र होती है सपनों को उड़ान देने के लिए, कॉलेज, करियर, लाइफ के जरूरी डिसीजंस लेने के लिए। ये उम्र होती है जब हम में उम्मीद भरी होती है, एनीथिंग इज पॉसिबल। पर 18 नवंबर को दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस स्कूल के एक 16 साल के बच्चे ने अपनी जिंदगी ले ली। घर जाते हुए मेट्रो स्टेशन पर एक पल का एक फैसला जिसे कोई वापस नहीं ले सकता है, और स्कूल बैग के अंदर एक सुइसाइड नोट जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे 16 साल के शौर्य पाटिल को टीचर्स ने इतना बुली किया कि वो अंदर से टूट गया। हमारा सिस्टम एक बार फिर से एक बच्चे को सुरक्षित रखने में असफल रहा। जो टीचर्स का काम होता है अगले पीढ़ी को तराशना, वो शायद उसके मौत का कारण बन गए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से यह बात उजागर कर दी है कि कैसे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हमारे बच्चे किस किस तरीके के प्रेशर से आज जूझ रहे हैं। अक्सर घर में लोग इससे अनजान रहते हैं। एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स और टीचर्स का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर ढेर सारा जो ट्रैश और फेक कंटेंट, एस्पिरेशनल कंटेंट जो आपको मिलता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यह सब बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। और जब कोई उनकी बात समझने वाला नहीं होता है, उनकी भाषा में बात करने वाला नहीं होता है, उन्हें गाइड करने के लिए नहीं होता है, तो कभी कभी वो गलत और खतरनाक कदम उठा सकते हैं। यहां आज मैं प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूं, ये एग्जाम पर चर्चा यहां नहीं चल रही है देशभक्त पर। मैं ये जिंदगी जी चुका हूं। क्लास 11 में फेल होने के बाद बहुत नेगेटिव ख्याल मेरे मन में भी आए थे, लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मुझे सही समय पर गाइडेंस मिला, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला, जो मैंने किया। इसके बारे में हमने पहले भी एक डिटेल में एपिसोड बनाकर रखा है। आज बात मेरी नहीं हो रही है, बात हो रही है इस क्लास 10 स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि ये एकलौता केस नहीं है और ना ही ये एक केस है जहां एक हाई प्रोफाइल दिल्ली स्कूल की बात हो रही है तो अभी हेडलाइंस बन रहे हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है इस एक केस ने। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम बच्चों में मेंटल हेल्थ ट्रिगर्स को अब आइडेंटिफाई करके ऐसे हादसे रोक सकते हैं? क्योंकि दिक्कत यह है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में मृत्यु की घटना तो हेडलाइन बनाती है, लेकिन जो डीपर क्राइसिस है उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। चलिए देशभक्त पर हम एक प्रयास करके देखते हैं। शायद फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। बिगिनिंग में कुछ जो हमने केस डिटेल्स बताए हैं, अगर आपको डिस्टर्बिंग लगता है तो आप सीधे, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स देकर रखा है, आप सॉल्यूशंस पर चले जाइए, लेकिन प्लीज इस चीज पर हमें कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे एक 16 साल का सेंट कलम्बा स्कूल का छात्र शौर्य पाटिल दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे देता है। जांच करने पर स्टूडेंट के बैग से एक सुइसाइड नोट मिलता है जिस पर स्कूल के टीचर्स पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया जाता है। उस नोट पे लिखा था, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये किया, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने इतना कुछ कह दिया कि मुझे ये करना पड़ा। अगर मेरी कोई भी ऑर्गन्स ठीक कंडीशन में हो तो प्लीज उसे जरूरतमंद को डोनेट कर देना। बच्चे ने अपने माता पिता और बड़े भाई से माफी भी मांगी और टीचर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। उसने लिखा, मेरी लास्ट विश यही है कि इनके ऊपर एक्शन हो। मैं नहीं चाहता हूं कि और बच्चे मेरी तरह ये सब झेले। इस मामले में अगले ही दिन पुलिस ने अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि नोट में लिखी बातें, जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। लड़के के पिता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि 4 टीचर, जिसमें सेंट कलम्बा स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल हैं, उन्होंने उनके बेटे को इतना हैरास किया कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। शौर्य के क्लासमेट से पता चलता है कि पिछले 4 दिनों में एक टीचर ने उसे धमका कर बार बार कहा कि उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसे टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा देंगे, और दूसरे टीचर ने उसे धक्का तक दिया। एफआईआर के मुताबिक 18 नवंबर को ड्रामेटिक्स क्लास के दौरान लड़का गिर गया था और उसकी टीचर ने इस बात पर उसे बहुत उसका मजाक उड़ाया। टीचर ने उसे कहा कि वो ओवर एक्टिंग और ड्रामा जितना भी कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुलिस के मुताबिक कम से कम एक रिकॉर्डिंग में एक टीचर उसे दूसरे बच्चों के सामने बेइज्जत कर रहा था। इसकी तो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन दोस्तों का कहना है कि उसके साथ हैरेसमेंट क्लास 8 से ही शुरू हो गया था। लड़के ने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि कुछ टीचर्स उसे छोटी छोटी बातों पर डांटते, बेइज्जत करते। पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें कई बार टीचर्स और प्रिंसिपल को भी वर्बली कंप्लेन किया, लेकिन हैरेसमेंट बंद नहीं हुई थी। उल्टा टीचर्स ने पिता से यह भी शिकायत की कि बच्चा नॉटी है,
मिमिक्री करता है। सोचिए, बच्चा नोटी और मिमिक्री होना आजकल क्राइम हो गया है। लड़के के क्लासमेट्स ने बताया कि घटना वाले दिन वो ड्रामा क्लब में सबको बता रहा था कि वो स्कूल का अगला शाहरुख खान बनना चाहता है। उसके दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव बच्चा था, जिसे स्पोर्ट्स पसंद था, जो फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखता था और एक्टर बनना चाहता था। उसके अंकल ने मीडिया को बताया कि स्कूल कभी भी इन क्रिएटिव और सेंसिटिव बातों को, इन बच्चों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाया और सुसाइड से पहले 3-4 दिनों में हैरेसमेंट काफी बढ़ गया था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि टीचर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे और कम मार्क्स लाने वाले बच्चों में साफ भेदभाव करते हैं। और यह बात तो खैर मैंने भी स्कूल में झेली थी, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। अगर आप रट्टू तोता हो, आईआईटी एमबीबीएस मटेरियल हो, तो फिर आपको इज्जत दी जाएगी, और ना हो तो फिर आप सेकंड क्लास ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। उसके ऊपर क्रिएटिव बच्चे हो और अगर टीचर पे सवाल कर दिया तो फिर तो आपका खेल खत्म। शौर्य के पिता ने बताया कि वो कई दिनों से उसे स्कूल बदलने की बात करता रहा, लेकिन 20 इंटरनल मार्क्स खोने के डर से उन्होंने स्कूल चेंज करने का फैसला थोड़ा डिले कर दिया था, और यही डिले बहुत महंगी पड़ जाती है। घटना से सिर्फ एक दिन पहले 17 तारीख को उसके पिता ने उसे समझाया था कि बस 10 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इस एकेडमिक ईयर के बाद उसका स्कूल बदल दिया जाएगा। परिवार का आरोप है कि उन्हें यह भी पता चला है कि बच्चे ने स्कूल काउंसलर्स और टीचर्स तक को बताया था कि वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन स्कूल ने साफ संकेत होते हुए भी कुछ नहीं किया, परिवार तक को इन्फॉर्म नहीं किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज भी अब शामिल कर दिया गया है, और पुलिस क्लासमेट्स, टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर रही है। एफआईआर के बाद स्कूल के हेडमिस्ट्रेस समेत 4 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के 2 दिन बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग उस क्लास 10th के बच्चे के लिए इंसाफ और उन टीचर्स की गिरफ्तारी जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार ने भी 20 नवंबर को इस मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दी। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यह कहा कि सरकार सभी स्कूल्स को लिखेगी और इंस्ट्रक्शंस देगी कि इंश्योर किया जाए कि सीबीएसई के मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह हादसा अपने आप में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हां, दिल्ली में हुआ है, हाई प्रोफाइल स्कूल में हुआ है तो हेडलाइंस बटोरे गए हैं, लेकिन सिर्फ पिछले एक हफ्ते में राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सुसाइड्स की 3 और वारदातें हमारे सामने आती हैं। मध्य प्रदेश के रेवा में क्लास 11 की एक स्टूडेंट ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं राजस्थान के एक गांव में 14 साल के एक लड़के ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, और जयपुर में एक क्लास 4 के स्टूडेंट ने स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। इन केसेस में भी बच्चों ने बुलिंग और हैरेसमेंट की शिकायत की थी, सपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोई काम नहीं किया गया, उनकी बात समय रहते हुए नहीं सुनी गई। मैं इन केसेस के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे में भी YouTube ऐसे सेंसिटिव कंटेंट को, ऐसे एपिसोड को एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो इन केसेस के बारे में पढ़ने के लिए तो मैंने नीचे सारे लिंक्स देकर रखे हैं। पॉइंट यह है कि आप सारी घटनाएं टटोल लोगे, आपको कारण वही मिलेंगे। सारी घटनाओं से यह समझ में आता है कि बुलिंग और हैरेसमेंट अब स्कूलों में आम बात हो गई है, जिससे कुछ बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कुछ बच्चे उससे डील कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब बच्चे इससे डील नहीं कर पाते हैं, मदद नहीं मिलती है, तो वो एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2013 से 2023 के बीच में एक दशक में स्टूडेंट सुसाइड 65% बढ़े हैं। 2019 से 2023 के बीच में और ज्यादा तेजी आई है, जिससे यह बात एकदम डेटा से साफ होती है, साइंटिफिकली साफ होती है कि पिछले कुछ सालों में यह प्रॉब्लम बद से बदतर हो रही है। इंडिया टुडे में छपी एक सर्वे के हिसाब से हमारे देश में 10 में से 1 बच्चा सुसाइड के बारे में किसी एक टाइम पर सोच रहा होता है या प्रयास कर चुका होता है टू सेल्फ हार्म। अब आप मानो या डिनायल में जीना चाहो, फैक्ट तो यही है कि स्थिति आपकी और हमारी समझ से कई ज्यादा और गंभीर है। हमारे स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अक्सर उनकी तकलीफ कितनी गहरी होती है हमें समझ में भी नहीं आता है, और वो गलत कदम जब उठा लेते हैं तब हमें पछतावा होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं उनके चैलेंजेस भी बढ़ रहे होते हैं। स्पेशली टीनेज का जो टाइम होता है, उनके उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत सारा बदलाव आता है, सोशली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और उसे कैसे निपटा जाए
इसका ज्यादातर स्कूल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। कम मार्क्स, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, इससे कैसे हैंडल किया जाए, इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाए, इस सब पर कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं होता है, कोई क्लासेस नहीं ली जाती हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता है। इनफैक्ट फेल होना, कम मार्क्स लाना, इस पर एक हवा बना दिया जाता है। अरे यू आर अ बॉर्न फेलियर, तुम्हारा तो कुछ होगा ही नहीं। टीचर्स की डांट, पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट, दोस्तों का मजाक उड़ाना, यह सब हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है फॉर ए टीनेजर। जब मैं क्लास 11 में फेल हुआ तो सोशल स्टिग्मा तो दूर की बात है, फैमिली एम्बैरेसमेंट तो दूर की बात है, सालों पुराने दोस्त 9-2-11 हो गए। इनफैक्ट उस समय जो थोड़े बहुत दोस्त थे जिनको ये फर्क नहीं पड़ा कि मैं पास हुआ या फेल हुआ, वही सच्चे दोस्त प्रूव हुए। आज तक वही दोस्त हैं अभी भी मेरे। तो वही कुछ दोस्त, कुछ खास टीचर्स के गाइडेंस के चलते मैंने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखा और अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन शौर्य पाटिल शायद इतना लकी नहीं था। लेकिन ऐसा फिर ना हो, यह जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है, सरकार की नहीं बनती है। एजुकेशन सिस्टम से आप आशा करना छोड़ दीजिए। अब ज्यादातर केसेस में कुछ ना कुछ अर्ली साइंस आपको दिखेंगे। अब ये फ्रेंड्स और पेरेंट्स और टीचर्स अक्सर ये जो साइंस हैं इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, या मूड स्विंग कह के, फेज कह के इसे अनदेखा कर देते हैं। डॉक्टर आस्तिक जोशी, जो एक चाइल्ड एडोलेसेंट एंड फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक छपे रिपोर्ट में बताया कि पेरेंट्स कैसे इन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कहता है आई डोंट वांट टू लिव, या मुझे नहीं जीना, या मेरे गायब हो जाने से सब ठीक हो जाएगा, तो इसे लाइटली मत लीजिए। बच्चे अक्सर ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ऐसा स्टेटमेंट्स अक्सर एक तरीका होता है अपनी तकलीफ को बताने का। ऐसे में आराम से उनसे बात करके समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है, और जिसे वो संकट समझ रहे हैं या बवाल समझ रहे हैं, उसे कैसे डील किया जाए, एंड व्हाई इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जिंदगी में। फिजिकल बिहेवियरल ट्रेट्स पर भी ध्यान दीजिए। कैसे हाथ अपने काटने की कोशिश हो, या अपने को खरोचने की कोशिश हो, या किसी दीवार पर मारने की कोशिश हो। हम अक्सर इसे कहते हैं कि यह अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, पर ऐसा है नहीं, बल्कि एक इमोशनल ओवरलोड का संकेत भी हो सकता है। कभी कभी यह खुद की देखभाल को नजरअंदाज करने के रूप में भी दिखता है। माने बच्चा नहाना नहीं चाहता है, हाइजीन नहीं मेंटेन करना चाहता है, खाना नहीं खाना चाहता है, सोया पड़ा रहता है। यह भी एक रीजन है टू बी वरिड कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए। ये ऐसे बदलाव हैं जो इमोशनल विड्रॉल, डिप्रेशन या स्ट्रेस इंडिकेट करते हैं। अगर बच्चा स्कूल जाने से मना करे, वही स्कूल जहां वो रोज जाने के लिए एक्साइटेड हुआ करता था, तो पता लगाइए कि क्या दिक्कत है, क्या बदला है। कुछ तो बदला होगा। हो सकता है कि उसे कोई परेशान कर रहा हो, कोई बुली कर रहा हो, या कोई टीचर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, या फिर उन्हें कंपेटिटिव माहौल में परफॉर्मेंस एंजाइटी महसूस हो रही हो। जो बच्चे इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं या रियलिटी से कोप कर रहे होते हैं, वो अक्सर अपने आप को अपने कमरे में आइसोलेटेड या बंद करना चाहते हैं, दोस्तों से बात नहीं करना चाहते हैं, परिवार के साथ बातचीत से दूर भागते हैं, और उन हॉबीज में भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जो उन्हें पहले बहुत पसंद थी। अगर स्कूल के काम, स्पोर्ट्स, हॉबीज या घर के रूटीन में अचानक परफॉर्मेंस गिर जाए, तो यह सिर्फ आलसी होने या बुरे व्यवहार, बैड बिहेवियर का संकेत नहीं है, बल्कि ये अंदर से इमोशनल शटडाउन भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड भी हो सकता है, और इसे संभालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? कुछ चीजें जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, कुछ चीजें जो रिसर्च भी बताती है। नंबर 1, अपने बच्चे की बात बिना जजमेंट सुनने की जरूरत है। ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चा सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाए। याद रखिए, होम इज सपोज टू बी द बिगेस्ट सेफ स्पेस। अगर पेरेंट्स सेफ स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, उनको एक्सप्रेशन के लिए, तो और कौन करेगा? नंबर 2, बच्चों के बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। छोटे बदलाव भी बड़े इमोशनल स्ट्रगल्स का संकेत हो सकते हैं। नंबर 3, स्कूल और सोशल मीडिया का प्रेशर आपको समझना होगा। आप हर चीज बैन नहीं कर सकते हो, आपको प्रेशर समझना होगा जो बच्चों को ऐसा फील कराती है कि दे आर दी ऑड वंस आउट। अब ये पीयर प्रेशर स्कूल में भी हो सकता है और सोशल मीडिया पर रील भी हो सकता है। खासकर कि अगर आप बॉडी इमेज से रिलेटेड समस्याओं की बात करें, तो एक हो सकता है कि आई एम नो वन, आई एम नथिंग कंपेयर्ड टू ऑल दीज पीपल। नंबर 4, आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी वार्निंग साइन दिखती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो तुरंत चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर से आप कंसल्ट करिए। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे माइंड को ठीक रखने के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं। इस पर कोई स्टिग्मा नहीं है।
नंबर 5, अपने बच्चों से रेगुलर बातचीत करें, उनके इमोशन, स्ट्रेस पॉइंट्स, बुलिंग, दोस्ती, मेंटल हेल्थ सबको समझने की जरूरत है। एंड ऑलवेज डोंट बी अ पेरेंट, समटाइम्स यू कैन बी अ फ्रेंड। नंबर 6, जैसे जैसे दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों के लिए जीवन और भी मुश्किल हो रहा है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। खास तौर पर वो बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, स्पोर्ट्स में इंक्लाइंड होते हैं, नेचर से थोड़े सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही ये एक इंडिकेटर नहीं हो सकता है कि आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्रिएटिव किड्स को तो और नीचे दबाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जब मुझे क्लास 11 में अपना स्ट्रीम चूज करना था तो मैं लेना चाहता था आर्ट्स, क्योंकि मुझे उसमें रुचि थी, लेकिन पीयर प्रेशर में आर्ट्स तो लूजर्स लेते हैं, तो फिर मैंने ले लिया कॉमर्स और मैथ्स। लेकिन मेरी रुचि तो ह्यूमैनिटीज में थी, लिटरेचर में था, तो मैंने लिटरेचर खूब सारा पढ़ा, अपने स्कूल के लमाटनियर पोस्ट को एडिट किया, खूब सारे डिबेट किए लखनऊ में। नतीजा यह हुआ कि मैं फेल कर गया मैथ्स में और अकाउंट्स में। उसके बाद थैंकफुली, बिकॉज मुझे डायरेक्शन मिला, मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले, मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस मिली, मैंने फेल होने के बाद वापस आर्ट्स में एडमिशन लिया अपने स्कूल में, और उसी क्लास में फिर फर्स्ट आया, और उसके बाद कभी सेकंड नहीं आया। उस समय जो नेगेटिव थॉट्स थे उसको मैंने पीछे हटाकर आई गिव इट माय बेस्ट शॉट। सवाल यह है कि क्या हम अपने स्टूडेंट्स को इस बात पर इंकरेज कर सकते हैं कि फेलियर आज नहीं तो कल होगा, नहीं तो स्कूल में कभी फेल करोगे, कभी कॉलेज में, कभी लाइफ में, कभी मैरिज में, कभी प्रोफेशन में। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हमारे स्कूल्स में भी हम ये बताएं बच्चों को कि मार्क्स और डिसिप्लिन से आगे मेंटल हेल्थ भी कुछ चीज होती है, रेजिलियंस भी कुछ चीज होती है, इमर्जेंस फ्रॉम फेलियर भी कुछ चीज होती है, और उससे आपकी ह्यूमन स्पिरिट टेस्ट होती है। अगर इसके बारे में लेसन्स हो तो शायद स्कूल की एजुकेशन और भी ज्यादा राउंडेड हो। क्योंकि अभी तो क्या है, अभी हम रट्टू तोता क्लास बना रहे हैं, एग्जामिनेशन क्रॉस कराने के लिए पूरी एजुकेशन सिस्टम गियर्ड है। इसे अगर हमने नहीं बदला, अगर हमने मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स नहीं लिए, तब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम वही ढकोसला 80 साल पुरानी रट्टों वाली एजुकेशन सिस्टम ही रह जाएगी। चीजें बदलने में लेकिन टाइम लगेगी, एजुकेशन सिस्टम इतनी जल्दी ना बदलेगा, ये तो मुझे भी मालूम है। तो हमें ही थोड़ा बदलना होगा, एज सोशली हमें ज्यादा अवेयर होना होगा। खास करके देशभक्त में जो स्टूडेंट्स, जो यंगस्टर्स हमें देखते हैं, प्लीज मेक श्योर यू रीच आउट टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। डोंट लेट योर ईगो कम इन द मिडल, रीच आउट टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, और आप ही अपने दोस्त के काम आओगे, रिश्तेदार के काम आओगे। एंड पेरेंट्स से मेरी खास करके रिक्वेस्ट है, प्लीज नो व्हेन टू गो सॉफ्ट ऑन योर किड्स। मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि मेरे फादर ने जितना भी मुझे डांटा पीटा हो, लेकिन जब मैं फेल किया, ही कंप्लीटली बैक्ड मी, allowed me to do whatever I want because he saw that I was genuinely sorry, और मैं कुछ चीजें ठीक करना चाहता था। अपनी बच्चों को समझिए, जब when they are down, please support them, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो, मेरी तो यही आशा है, और हम ही इसे रोक पाएंगे। मैं सिस्टम पर उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, मैं आपसी रिलेशंस पर उतना एक्सपेक्टेशन रखूंगा। अब मुझे मालूम नहीं ये एपिसोड YouTube फिर से ब्लॉक कर देगा। पिछले बार इसे एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मैंने, जिन बच्चों के लिए मैंने एपिसोड बनाया था उसके लिए ही उन्होंने उसको हटा दिया था। आई डोंट नो वेदर दिस विल गेट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दिस इज सेंसिटिव कंटेंट। प्लीज इसको शेयर करिए, इसके बारे में बातचीत करिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे हम रोक सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।